प्रिय विद्यार्थियों, अपनी भाषा यूट्यूब चैनल देखने वाले और सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम भाषा की छोटी इकाई उपभाषा अर्थात बोलियों के बारे में कल चर्चा हुई थी। अब हम बोलियां क्षेत्रवार अलग अलग होने के कारण लगभग 18 से 22 बोलियों को ध्यान में रखते हुए और 5 भागों में विभाजित किया गया है, जो आपके सामने श्यामपट्ट पर अंकित हैं। बोलियां क्षेत्र के हिसाब से बदलती रहती हैं और बदलने के कारण हमारी हिंदी भाषा है उसका विविध क्षेत्रों में स्थानीय रूप में उच्चारण भी या बोली में भिन्नता पाई जाती है। अब हम चर्चा करते हैं हिंदी की बोलियां जो निम्न प्रकार से हैं। क्षेत्रवार अगर हम देखें तो हिंदी भाषा में सबसे पहले चर्चा होती है खड़ी बोली, यानी हिंदी केवल खड़ी बोली का ही शुद्ध या विस्तृत रूप नहीं है, बल्कि इसमें और भी बहुत सारी बोलियां हैं जो इसमें समाहित हैं। उन सब को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा में समाहित होने वाली सभी बोलियों को और क्षेत्रवार विभाजन कर दिया गया है। वो 5 भाग हैं। सबसे पहला है पूर्वी हिंदी, नंबर 2 है पश्चिमी हिंदी, नंबर 3 है बिहारी हिंदी, नंबर 4 है राजस्थानी हिंदी और नंबर 5 है पहाड़ी क्षेत्र में बोले जाने वाली हिंदी। अब इन क्षेत्रवार विभाजन के बाद इनमें कौन कौन सी बोलियां हैं उनको बोला जाता है और वो हिंदी से संबंधित हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी इसके अंतर्गत 3 बोलियां समाहित हैं: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अर्थात छत्तीसगढ़ी का संबंध छत्तीसगढ़ से है और ये बोलियां जब आप पाठों में कविताओं में देखते हैं तो अवधी की कई कविताओं में चर्चा होती है, कुछ बहुत सीमित सीमा तक बघेली की भी चर्चा होती है। इसके बाद नंबर 2 पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही चर्चा की थी कि हिंदी भाषा केवल खड़ी बोली का विकसित रूप नहीं है। कहने का मतलब खड़ी बोली है उसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। जब हम गद्य और पद्य दोनों में पढ़ते हैं तो विभिन्न लेखकों के द्वारा और इस बोली के संदर्भ में चर्चा होती है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में, उसके बाद ब्रज, उसके बाद बांगरू। बांगरू जो हरियाणवी यानी हरियाणा जो हमारा प्रदेश है उसमें जो बोली जाती है, जैसा कि नाम बांगरू, थोड़ी सी चुभती हुई सी लगती है लेकिन उसमें स्पष्टता भी है, उसमें क्लियरिटी ज़्यादा है। जो कुछ भी कहा जाता है अब उसमें थोड़ा सा शब्द हैं वो कठोर जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो उनकी क्षेत्र के हिसाब से बोली है और वो उनके लिए उचित रूप धारण कर चुकी है। उसके बाद बुंदेली, बुंदेल क्षेत्र में बोले जाने वाली, और कनौजी। ये पश्चिम की 5 बोलियां हैं। इसके बाद बिहार, जहां बिहार का जो क्षेत्र है चारों ओर का उसे बिहारी, उसमें 3 हैं मगही, मैथिली तथा भोजपुरी। इनकी भी मैथिली की भी चर्चा होती है, भोजपुरी की भी कुछ कविताओं में या काव्य भाग तथा कुछ गद्य भाग के पाठों में भी इन बोलियों के बारे में अलग अलग लेखकों के द्वारा हमें पढ़ने को मिलती है। इसके बाद हम जिस प्रदेश में रहते हैं
उसका नाम है राजस्थान। सबसे ज़्यादा हमारा प्रदेश राजस्थान है, उसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। राजस्थान प्रदेश में बोलने वाली बोलियों को आप कैसे सीखेंगे? देखिए, लगभग राजस्थान प्रदेश में बोलने वाली जो बोलियां हैं उनका अंत ड़ी शब्द से प्राय या ई स्वर से हो रहा है। तो राजस्थान में बोले जाने वाले देखो कौन कौन से हैं? मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। मेवाड़ी मेड़ा है, मारवाड़ी मेड़ा है और हाड़ौती मेड़ा है, याद रखने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। और मेवाती, इन चार के अलावा हिंदी के कुछ लेखकों ने, विद्वानों ने राजस्थानी में दो तीन, कुछ विद्वानों के अनुसार इनके अलावा भी कुछ बोलियां हैं जो राजस्थानी में शामिल हैं, समाहित हैं। मालवी, ढूंढाड़ी और बागड़ी। इस प्रकार यदि हम देखें राजस्थान प्रदेश में बोले जाने वाली जो बोलियां हैं, कुल मिलाकर इनकी संख्या लगभग 7 हो जाती है। इसके बाद अंतिम है पहाड़ी। हमारा जो देश है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसमें यदि हम देखें राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी हर चीज का विभाजन है। तो उसी दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्र भारत में बहुत ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में है। उन पहाड़ के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जो बोलियां हैं उन्हीं का नाम है पहाड़ी क्षेत्र। और उन पहाड़ी क्षेत्र में बोलने वाली जो बोलियां हैं गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली, इसमें ये 3 बोलियों को शामिल किया गया है। अब देखिए, आप ये देखते हैं, सुनते हैं कि क्या कारण है कि हिंदी में इतनी बोलियों को शामिल करना पड़ा। बड़ा स्पष्ट है, हमारा देश भारत, जिसका नाम हिंदुस्तान भी है, एक ऐसा देश है जिसमें हर चीज में विविधताओं में एकता है, अनेकता में एकता है। ठीक वैसा ही जैसे यदि हम उस दृष्टि से बात करें राजनीतिक दृष्टि से, तो उसमें भी विविधता में एकता मिलेगी। धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से हमने, हमारे देश की ये संस्कृति रही है या ऐसा एक गुण रहा है जिसके कारण यहाँ बोलियों को भी स्वीकार किया गया, आने वाले धर्मों को भी स्वीकार किया गया। जो भी इस देश में आया उसे अतिथि की दृष्टि से स्वीकार करके और उसकी हर गतिविधि को शामिल करने की कोशिश की गई। इसी का कारण, मेरे हिसाब से मुख्य कारण यही रहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसने धर्म में भी कोई अलग से अपना नियम नहीं बनाया, भाषा में भी नहीं बनाया, पहनावे में भी नहीं बनाया और रहन सहन की दृष्टि से भी सबके अलग अलग तौर तरीके हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले भारत में जो विदेशी थे, यहाँ के थे, उन लोगों की बोलियों को किसी को ऐसा नहीं माना गया कि इसको स्वीकार नहीं किया जाए। और इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए और हिंदी भाषा है उसमें मुख्य रूप से जो बोलियां शामिल की गई, जिनकी संख्या लगभग मैंने ऊपर लिखी 18 से 22 है, शामिल होने का मुख्य कारण यही था। विविधता एक भारत की पहचान है और उसी विविधता को दिखाते हुए हमारी जो राजभाषा हिंदी है उसमें क्षेत्र के हिसाब से बोलियों का विभाजन हुआ। अन्यथा तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारी बोलियां हर जगह बोली जाती हैं। ये एक विद्वानों का बहुत ही अच्छी सोची समझी रणनीति रही कि क्षेत्र के हिसाब से आकलन करने के बाद और क्षेत्रवार 5 विभागों में इन बोलियों का विभाजन कर दिया गया और अलग अलग नाम दे दिए गए 5 क्षेत्र, जो बोर्ड पर आप सामने देख रहे हैं और मैं आपको इसमें चर्चा भी कर चुका हूं। लेकिन इसके बाद, विभाजन के बाद अंततः इस देश की राजभाषा भी बनी, जो हिंदी हमारी भाषा है
14 सितंबर 1949 को उक्त, यानी जिसकी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, उक्त बोलियों को शामिल कर भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब आप ये कह सकते हैं राजभाषा क्या होता है। राजभाषा किसी भी देश की वो भाषा होती है जिसमें हमारी सरकारें अपना हर तरीके का लेखा जोखा, विवरण या बोलचाल में जिसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी को ही स्वीकार किया गया है, लेकिन हिंदी राजभाषा है, इसलिए हमारे देश की मुख्य पहचान है हिंदी। और इस ज्यादा से ज्यादा सरकारों का उद्देश्य, सरकार यही चाहते हैं कि भारत की जो राजभाषा है उसमें सरकारी कामकाज हैं वो सारे के सारे हिंदी भाषा में ही हो, इसीलिए इसका नाम राजभाषा रखा गया। और जो 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए ये एक जीके का प्रश्न भी बनता है। लेकिन मैं अंत में आप सभी वीडियो देखने वाले और सुनने वालों से कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल सीनियर क्लास तक ही सीमित नहीं है। जब भी आप छोटे से छोटा कंपटीशन और बड़े से बड़ा, छोटा से छोटा कंपटीशन अगर हम देखें तो कांस्टेबल पुलिस की भर्ती में होता है, और उसके बाद यदि आईएएस स्तर तक भी आप तैयारी करेंगे तो ये जो व्याकरण चल रही है हिंदी की, वो निश्चित रूप से आपको काम में आएगी। इसे सिर्फ शैक्षणिक दृष्टि से कक्षा तक सीमित न रखें, आप इसकी अच्छे से तैयारी करें ताकि अब की पढ़ी हुई और अच्छी तरह से याद की हुई आपकी जो व्याकरण की ये बातें हैं वो निश्चित रूप से आपको आने वाले जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं उनमें भी सहयोग करेंगी। तो अंत में यही कहूँगा कि आप जो भी टॉपिक, जो जिस बिंदु पर भी मेरी चर्चा होती है उन्हें आप ढंग से पढ़ें, समझें, और किसी भी प्रकार की यदि आप कठिनाई महसूस करते हैं विशेष रूप से विद्यार्थियों से, तो आप वीडियो के माध्यम से देखने के बाद आप अपने जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से या आप फोन नंबर के माध्यम से। धन्यवाद।